चेयरफुल एंड सीरीन, ये देखिए चेयरफुल एंड सीरीन, ये एक अलग आमीन, ठीक है, वो है पेयर है। तो इन दोनों के बीच आमीन यहाँ पर भी एंड लगा हुआ, यहाँ पर भी, ये दोनों पेयर है। डिवोट एंड हम्बल ये एक पेयर है, चेयरफुल एंड सीरीन ये अलग पेयर है, ठीक है। इनके बीच हमने क्या लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है। हाई एंड लो, रिच एंड पुअर, वाइज एंड फुलिश मस्ट ऑल डाई। यहाँ तक बात समझ आ रही है, ठीक है। यानी हाई एंड लो, ठीक है, ये देखो ये पेयर है, मैंने एंड लगाया बीच में। कॉमा रिच एंड पुअर ये भी एक पेयर है, कॉमा वाइज एंड फुलिश ये भी एक पेयर है, मस्ट ऑल डाई। क्लियर हो गया आपको बात, ठीक है। इसके बाद है फॉर एग्जांपल देखिएगा, ठीक है, यानी दी, अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ता हूं, फॉर एग्जांपल देखिएगा, द सन, द स्टार्स एंड द सन, कॉमा द मून एंड प्लैनेट्स, कॉमा द अर्थ एंड स्काई, जमीन और आसमान, और ब्लेसिंग, ये सारे क्या है, ये ब्लेसिंग है, ये सारे क्या है, ये ब्लेसिंग। समझ आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये सारे आई मीन पेयर ऑफ वर्ड्स है, विजडम एंड नॉलेज, कॉमा एयर एंड लाइफ, कॉमा वाटर एंड फूड। ये देखो ये सारे पेयर ऑफ वर्ड्स है, एंड के जरिए कनेक्टेड हुए हैं, और हर पेयर के बाद क्या लगता है, कॉमा लगता है, ठीक है। यानी विजडम एंड नॉलेज, कॉमा एयर एंड लाइफ, कॉमा वाटर एंड फूड, कॉमा और नेसेसरी फॉर लाइफ, इसने के लिए क्या होते हैं, ये बहुत जरूरी होते हैं। यहाँ तक बात समझ आ रही है, ठीक है। एग्जाम में आपको इसी तरीके से जो है ना सेपरेट अलग अलग सेंटेंसेस देता है, आपको अलग अलग सेंटेंसेस वो देगा, और ऐसी सूरत हाल में आपको क्या करना पड़ता है, आपको फॉर एग्जांपल जो है ना, यानी आपको आई मीन कॉमा बीच में लगाना पड़ता है। समझ आ गया आपको बात, ठीक है। मसलन देखिएगा जरा, ठीक है, इन अदर यूजेस का देखिएगा, यूज आफ्टर नाउन इन अ पोजीशन। मैंने आपको ये बात पिछली दफा भी शायद समझाई थी, नाउन इन अ पोजीशन किसे कहते हैं। एग्जांपल देखिएगा जरा, अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है, नाउन इन अ पोजीशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें, यानी वसीम कामा और कैप्टन कामा प्लेड वेल। अब देखिए वसीम एंड और कैप्टन, ये दोनों क्या है, ये दोनों एक ही नाम है, और कैप्टन जो है वसीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस वजह से, और कैप्टन जो है ये नाउन इन ए पोजीशन। तो जब भी नाउन इन ए पोजीशन आ जाते हैं तो आपको कॉमा इस्तेमाल करना पड़ता है। मसलन वसीम कॉमा और कैप्टन कॉमा प्लेड वेल। पाकिस्तान माई कंट्री, पाकिस्तान माई कंट्री। अब देखिएगा पाकिस्तान क्या है और माई कंट्री क्या है, ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। माई कंट्री नाउन इन पोजीशन है जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, कॉमा इस्तेमाल करना है। पाकिस्तान माई कंट्री कॉमा माई कंट्री कॉमा इज ब्यूटीफुल। अहमद कॉमा माई फ्रेंड कॉमा, यानी अहमद जो कि मेरा दोस्त है, ये माई फ्रेंड अहमद को रिप्रेजेंट करता है, ऑलवेज हेल्प मी, वो मेरी मदद करता है। ये क्या है, ये एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया। सईद कॉमा माई टीचर टीच वेल। क्लियर, सईद एंड माई टीचर ये एक ही लफ्ज। माई टीचर नाउन इन ए पोजीशन। नवीद कॉमा और टीचर्स गाइड्स वेल। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज देयर, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, ठीक है, यानी द नेक्स्ट वन इज देयर, ठीक, द सन कॉमा सुपर प्लैनेट गिव्स लाइट। सन जो कि सुपर प्लैनेट है वो रोशनी देता है। यहाँ तक बात समझ आ गई, प्लीज समझ आ रही है आपको, ठीक है। सो आप प्लीज पहले इनको जो है ना, इनको समझ लीजिएगा। आप पहले इनको क्या कीजिएगा, आई मीन इनको समझ लीजिएगा, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, हम किसी जो है ना और की तरफ जाते हैं। क्लियर। सो दिस इज व्हाट, क्लियर। या आप एक दफा रिवाइज करें, फिर इसके बाद हम पॉइंट नंबर 4 की तरफ जाते हैं। क्लियर। चूंकि मैंने सारे सेंटेंसेस ओपन कर दिए तो इस वजह से जो है ना स्पेस जो है ना वो खत्म हो गया। जब जहां पर भी हो परेशान आता है, आप चाहे आई मीन कंपटीशन की एग्जाम देते हो का जो है ना, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आता है, उसकी मदद से आप प्रेसिव भी कर सकते हो, और पंक्चुएशन के लिए जो है ना आपको कहते हैं पंक्चुएट द फॉलोइंग, तो आपको यही यूज करने पड़ते हैं। क्लियर। यस, 1 मिनट के लिए पढ़ लीजिएगा, फिर हम जो है ना किसी और जो है ना जगह पर चलते हैं। किसी ने चैट की है, ठीक है, सर ग्रुप में आपने कम्युनिकेशन की क्यों सेंड की है यार, वो चूंकि उसमें मैं नोट्स जो है ना वो अंडरलाइन करता हूँ, ठीक है, तो मैंने तभी, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के खिलाफ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसको डिलीट कर दें। मैं आज सारे सेंड कर रहा था तो इस वजह से, हालांकि उसका आप, यस उसमें एक चीज और भी है,
लेटर्स और एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स के 2 क्वेश्चन है जो आपकी इंग्लिश में भी है, ठीक है, तो मैंने वो भी किया है, ठीक है। एनीहाउ देखिए जरा, इसके बाद देखिएगा नंबर 4 पॉइंट को देखिएगा जरा, टू मार्क ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन एड्रेसिंग पीपल। जब कभी आप लोगों को एड्रेस करते हो, जब कभी आप लोगों को एड्रेस करते हो, तो जो आप एड्रेसिंग वर्ड्स यूज करते हो तो उनके फॉर मत कॉमा लगा लेते हो। फॉर एग्जांपल लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स कॉमा गाइड्स एंड प्रोटेक्टर्स। आप लोगों को कहते हो ना, ठीक है, कि लोगों मेरी बात सुन लीजिएगा, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जिस यूनिवर्स का लॉर्ड है, कॉमा, समझ आ गया आपको, ठीक है। ये लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स गाइड्स, ये लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स जो है वो हमें क्या करते हैं, वो हमें गाइड करते रहते हैं। आपको समझ आ रही है, ठीक है। फॉलो मी माय फ्रेंड्स, फॉलो मी, थोड़ी देर के लिए रुक जाते हो, माय फ्रेंड्स, अटेक माय सोल्जर। क्लियर, इसका इतना ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि हो सकते कभी आप। क्लियर, हाउ यू मिस्टर सलीम, ठीक है, सलीम से पूछते हो आप कैसे हो। तो जहां आप ड्रेसिंग वाली बात करते हो, तो ऐसे सूरत हाल में भी आप क्या इस्तेमाल करते हो, आप कॉमा इस्तेमाल करते हो। इतना ये इसका इतना नंबर 4 का इतना कोई यूज नहीं है, ये पुरानी बात थी, लेकिन चलो हमने देख, ठीक है। इसके बाद कहते हैं ये नंबर 5 को देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसका यूज है बिफोर एंड आफ्टर वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। यानी कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं, मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूं, देखिएगा, बिफोर एंड आफ्टर वर्ड्स एंड फ्रेजेस, कुछ ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस या क्लॉजेस होते हैं दैट कम इन द बॉडी ऑफ ए सेंटेंस, जो सेंटेंस के बॉडी में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? सेंटेंस के मिडल में आ जाते हैं, सेंटेंस के सेंटर में आ जाते हैं। समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। ऐसी सूरत हाल में भी आप क्या इस्तेमाल करते हो, आप उनसे पहले जो है ना, फॉर एग्जाम्पल, यानी वो इस्तेमाल करते हो, यानी कॉमा आप जो है ना उससे पहले से क्या हो जाता है, ठीक है, यानी आप क्या इस्तेमाल करते हो, फॉर एग्जाम्पल कॉमा इस्तेमाल करते हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मैंने ये कुछ लिखे हुए हैं जो मैंने ग्रीन कलर किए हुए हैं, मैंने क्या किए हुए, ग्रीन कलर किए हुए हैं, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि ये वो वर्ड्स है, या तो ये सेंटेंस से पहले होने चाहिए थे या आखिर में होने चाहिए थे, लेकिन सेंटर में आ गए, ठीक है। तो इस वजह से हम इससे पहले हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम इसके पहले हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं। मसलन देखिएगा, ही डिड नॉट कॉमा हाउएवर कॉमा गेन हिज ऑब्जेक्ट, होना ऐसा चाहिए था, हाउएवर ही डिड नॉट गेन हिज ऑब्जेक्ट, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन मैंने इस वर्ड को सेंटेंस के सेंटर में कर दिया। इस वजह से आपको इस वर्ड से पहले भी और इसके बाद भी जो है ना, आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, कॉमा इस्तेमाल करना पड़ता है। इट इज माइंड कॉमा आफ्टर ऑल कॉमा व्हिच डज द वर्क ऑफ द वर्ड। समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। अब देखो, आफ्टर ऑल को या तो सेंटेंस के आखिर में लगाओ या स्टार्ट में लगाओ, फिर कॉमा की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, कॉमा की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, इट इज माइंड, आप ऐसा कह सकते हो, आफ्टर ऑल इट इज माइंड व्हिच डज द वर्क ऑफ द वर्ड। लेकिन क्योंकि आप कॉमा यूज कर रहे हो, तो आप कह सकते हो इट इज माइंड कॉमा आफ्टर ऑल कॉमा व्हिच डज द वर्क ऑफ द वर्ड। क्लियर, हिज बिहेवियर कॉमा टू से द लीस्ट was very rude। आप ऐसे भी कह सकते हो, टू से द लीस्ट हिज बिहेवियर वाज वेरी रूड, लेकिन इस फ्रेज को आपने सेंटेंस के सेंटर में कर दिया, इस वजह से आप इसको कॉमा यूज कर रहे हो। इट इज कॉमा देयरफॉर कॉमा रिक्वेस्टेड टू यू। क्लियर, आई बिलीव कॉमा व्हेन आई सी हिज इंटेलिजेंस कॉमा ही कैन पास एग्जाम। समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। आप प्लीज इनको रिवाइज कीजिएगा, आसान हो रही है, आसान हो जाए फिर इसके बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको रिवाइज करते जाइए। सर बिजनेस कम्युनिकेशन की बुक सेंड हुई है सर। जी जी बिल्कुल, वो मैंने वो भी सेंड किया है, और साथ साथ मैंने एडवर्ब की फोल्डर भी सेंड की हुई है, मैं ये उसी फोल्डर से पढ़ा रहा हूँ। मैं दोबारा सेंड करता हूँ, मैं दोबारा आपको सेंड करता हूँ, आप टेंशन आइए। थैंक यू सर। अच्छा, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है प्लीज, कि जब भी आप मुझे मैसेज करते हो, आप 4-5 लाइनों का मैसेज लिखते हो और अपना नाम नहीं लिखते हो, फिर मुझे कंफ्यूजन होती है यार ये किसका है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा रहा होता हूँ, फिर मुझे पता नहीं चल रहा होता है कि ये यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, प्रीफर का स्टूडेंट है। प्लीज नाम लिख लिया कर।
जी प्लीज, ये नंबर 5 पॉइंट आपको समझ आ गई, ठीक है। इसके बाद देखिएगा नंबर 6, व्हेन द एडवर्बियल क्लॉज कम्स बिफोर द प्रिंसिपल क्लॉज। हमेशा याद रखना, ये क्लॉजेस हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी किसी सेंटेंस में बाज़ औक़ात कंपाउंड सेंटेंस में या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, ठीक है, क्या यानी हमारे पास दो क्लॉजेस होते हैं। एक एडवर्बियल क्लॉज होता है जिसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, और एक मेन क्लॉज होता है जिसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। क्लियर? अब अगर मसलन देखिएगा, अगर ये एडवर्बियल क्लॉज जिसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं, अगर ये मेन क्लॉज से पहले आ जाए तो आपको कॉमा लगाना पड़ता है। व्हेन इवनिंग कम्स कॉमा वी रेस्ट, हम आराम करते हैं। अब देखो ये एडवर्बियल क्लॉज है, व्हेन इवनिंग कम्स, जब शाम होती है। समझ आ गया आपको? ठीक है, तो ये एडवर्बियल क्लॉज है। आप ऐसे भी कह सकते हो वी रेस्ट व्हेन इवनिंग कम। अगर आप इस सेंटेंस को वी रेस्ट को पहले कर लेते हो तो फिर कॉमा की जरूरत नहीं पड़ती। What you teach, comma, I understand it. अब देखो एडवर्बियल क्लास पहले है, What you teach, I understand it. जो आप पढ़ाते हो मुझे समझ आ गया। अगर आप ऐसे कहते हो I understand it, what you teach, फिर कॉमा की जरूरत नहीं पड़ती। Because you invite me, I come here. क्योंकि आप मुझे इनवाइट करते हो तो मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है। तो ये एडवर्बियल क्लास पहले आता है, इस वजह से हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं, जो मैंने ग्रीन कलर में कॉमा कर दिया। If you work hard, you will pass the exam. समझ आ गई आपको बात? ठीक है। Wherever I go, my shadow follows me. मैं जहां भी जाता हूँ मेरा साया जो है वो भी मेरा पीछा करता है। तो जहां एडवर्बियल क्लॉज जो है सेंटेंस में पहले आ जाए और मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो बाद में आ जाए, तो उस सूरत हाल में भी हम दोनों क्लॉजेस के बीच में हम क्या लगाते हैं? कॉमा लगा देते हैं। क्लियर हो गया आपको बात? ठीक है। नंबर 7 देखिएगा, the comma is used to show a separation of ideas or elements within the structure of a sentence. Additionally, it is used in numbers, dates, and letters writing after the salutation and closing. Example देखिएगा, ठीक है। Separation of two complete sentences. जब आप फॉर एग्जाम्पल दो कंप्लीट सेंटेंसेस यूज करते हो, क्या करते हो? फॉर एग्जाम्पल दो कंप्लीट सेंटेंसेस आप यूज करते हो, ऐसी सूरत हाल में भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं। हम फिर कॉमा क्या इस्तेमाल करते हैं? हम उस वक्त भी कॉमा इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, आई वेंट टू द मूवीज कॉमा एंड देन वी वेंट आउट टू द लंच। वी वेंट टू द मूवीज कॉमा एंड देन वी वेंट आउट टू द लंच। दो कंप्लीट सेंटेंसेस है, लेकिन मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया पहले सेंटेंस के बाद, इस वजह से कॉमा लगा लिया। द नाइट केम ऑन, रात आई कॉमा वी रेस्टेड, हमने आराम किया। बात समझ आई? क्लियर हो गया आपको बात? ठीक है। यू इनवाइट मी कॉमा एंड आई कम, और मैं यहाँ आता हूँ। समझ आ रही है? क्लियर हो गया आपको बात? ठीक है। आई टीच कॉमा यू लर्न इट। समझ आ रही है? The sun gives heat and the moon gives beauty. क्लियर? तो जहां कोई कंप्लीट सेंटेंस हो, जहां को दो मुकम्मल सेंटेंसेस हो और आप बीच में फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहते हो, आप उस सेंटेंस को कंटिन्यू रखना चाहते हो, ऐसी सूरत हाल में भी आप दोनों सेंटेंस के बीच क्या लगा सकते हो? कॉमा लगा सकते हो। ऐसे बात समझ आ रही है? क्लियर हो रही है आपको बात? क्लियर? सेपरेशन
अब देखिएगा सेपरेटिंग लिस्ट्स और एलिमेंट, एक मिनट में सेंटेंसेस को थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ ताकि क्या हो जाए, आई मीन जगह बन जाए, ध्यान नहीं बनती, ठीक है। यानी अब देखिएगा सेपरेशन लिस्ट और एलिमेंट्स विद इन अ सेंटेंस, अगर सेंटेंस में डिफरेंट एलिमेंट्स हो, फॉर एग्जांपल देखिएगा अहमद वांटेड द ब्लैक कॉमा ग्रीन कॉमा एंड द ब्लू शर्ट, यहाँ पर देखिए कॉमा है। आई ईट एप्पल कॉमा बनाना कॉमा वाटरमेलन कॉमा एंड मैंगो, यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स है, क्लियर। या जहां फॉर एग्जांपल देखिएगा हम कभी कभार क्या करते हैं, लेटर्स लिखते हैं फॉर एग्जांपल, तो उस सैल्यूटेशन में भी हम क्या करते हैं, हम जो है वो करते हैं कॉमा लगाते हैं, रिस्पेक्टेड सर कॉमा सर, बाजू का सिर्फ सर लिखते हैं, रिस्पेक्टेड मैडम कॉमा योर्स ट्रूली कॉमा योर्स सिंसियरली कॉमा, क्लियर। ऐसी सूरत हाल में भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई, क्लियर हो गया आपको? ये प्लीज आप इसको रिपीट कीजिएगा। और नमाज का टाइम हो गया है, ठीक है, आप भी नमाज पढ़ ले, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, फिर इसके बाद जो है ना हम सेमीकोलन स्टार्ट करेंगे। आई होप को आपको यूज ऑफ द कॉमा की समझ आ चुकी होगी, क्लियर है। कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज फिर नमाज पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। यस चेट आई हुई है, ठीक है। सर लास्ट नेम वी यूज एन फॉर एग्जांपल एप्पल, हाँ ठीक है, आखिरी नाम जब आ जाता है ना, ठीक है, मसलन फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कहीं लिखा हुआ है, देखिए ये देखें, आई ईट एप्पल कामा बनाना कामा वाटरमेलन कामा एंड मैंगो, तो यहाँ पर एंड जो है ना, यहाँ पर देखो दो बातें हैं, बहुत सारे लोग जब एंड आता है तो कॉमा यूज नहीं करते हैं, तो बहुत सारे लोग यूज कर लेते हैं। अगर आप यहाँ से कॉमा को हटा भी लेते हो फिर भी ठीक है, और अगर लगा भी लेते हो तो फिर भी ठीक है, ये दोनों सिचुएशन ठीक है, क्लियर। यस प्लीज, और क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर नमाज पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। यस अनदर चैट, यस ठीक है। ओके सर, ये तो ओके वाली बात है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच यार, ठीक है। आप प्लीज नमाज पढ़ लीजिएगा, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, फिर इसके बाद हम जो है ना इसके बाद सेमीकोलन की तरफ जाते हैं। यस थैंक यू वेरी मच यार, ठीक है।
ये प्लीज स्टार्ट कर लें। आई होप कि आपने नमाज पढ़ ली होगी, ठीक है। अब देखिए ये तो हमने यूज ऑफ द कॉमर्स पढ़ी है, यानी कॉमर्स को हमने इन मुख्तलिफ 7 मेथड से यूज कर लिया, ठीक है। ये तो आई होप कि आपको समझ आ चुके होंगे। अब देखिएगा इसके बाद है हमारे पास सेमी कॉलन। क्या इस्तेमाल होता है? सेमी कॉलन इस्तेमाल होता है, ठीक है। सेमी कॉलन हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? बहुत शॉर्ट यूज है इसका, ठीक है। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं। इसके बाद जितने भी आमीन पर यदि पंक्चुएशन मार्क्स है जो इसके बाद आने वाला है, ठीक है, वो आसान है नहीं पता। क्लियर? मसलन सेमी कॉलन, ये देखिए ये सेमी कॉलन है जो मैंने इसके साथ सिंपल बनाए हुए है। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लासेस। इंडिपेंडेंट क्लासेस का मतलब क्या? मेन क्लासेस, प्रिंसिपल क्लासेस जो हमने यहाँ पर देख लिए कहीं, यानी ये देखें, यानी यस ये मेन क्लासेस, समझ आ गया आपको बात, ठीक है। सो इट शोज अ क्लोजर रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस देन अ पीरियड। गुड शो इसको छोड़ दीजिएगा, मैं आपको इसको बता देता हूँ, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल देखिएगा, जब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस बिल्कुल ऐसे हो, जब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस बिल्कुल ऐसे हो कि दोनों क्लासेस का आपस में एक दूसरे के साथ गहरा ताल्लुक बन रहा हो, गहरा रब्त बन रहा हो, ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम ऐसी सूरत हाल में जो है ना उन दोनों के बीच जो है ना सेमी कॉलन इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गई आपको बात, ठीक है। मसलन अगर हम बात करते हैं, देखिएगा एग्जाम्पल ये देखिएगा, सलीम वाज हर्ट सेमीकोलन ही न्यू दैट। अब देखिए ये दोनों सेंटेंसेस का आपस में ताल्लुक नजर आ रहा है। ये सलीम वाज हर्ट ये एक सेंटेंस है, ही न्यू दैट ये अलग सेंटेंस है। क्लियर है? सलीम वाज हर्ट, सलीम जख्मी हुए थे, ही न्यू दैट, और वो इस चीज को जानते थे। क्लियर? अब देखिए दोनों सेंटेंसेस का आपस में एक गहरा रब्त नजर आ रहा है, इस वजह से हमने दोनों सेंटेंसेस के बीच जो है ना क्या इस्तेमाल कर दिया, ठीक है, सेमीकोलन इस्तेमाल कर दिया। आई हेल्प यू, आई नो दैट, मैं आपकी मदद करता हूं, आई नो दैट, मुझे इस चीज का अंदाजा है, मैं इस चीज को जानता हूं। समझ आ गया आपको बात, ठीक है। सो आई मीन ऐसे सेंटेंसेस जहां पर दो सेंटेंसेस, जब दो सेंटेंसेस के बीच में गहरा रब्त नजर आता हो, तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सेमीकोलन इस्तेमाल करते हैं। The night came on, we rested। अब देखिएगा यानी ये नेचुरल बात है, जब रात आती है तो लोग रेस्ट करते हैं। The night came on ये पहला सेंटेंस है, we rested ये अनदर सेंटेंस है। ऐसी सूरत हाल में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम सेमीकोलन इस्तेमाल करते हैं। She cooks well, she likes it। She cooks well यानी वो अच्छा पकाती है, she likes it, और वो इस चीज को यानी इस कुकिंग को क्या करती है? यानी she likes it, वो इसको पसंद करती है। Clear? It rained, the grass grew up। It rained बारिश हुई, the grass grew up, घास उगा। नेचुरल बात। Clear? The dog barks, it bites babies। ये कुत्ता भौंकता है और ये छोटे बच्चों को जो है ना काटता है। क्लियर? सो ऐसे सूरत हाल में जहां पर आई मीन दो क्लॉजेज हो, मेन क्लॉजेज हो, उन दोनों के दरमियान एक रब्त नजर आ रहा हो, एक रब्त नजर आ रहा हो, ऐसी सूरत हाल में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम सेमीकोलन इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? इसके बाद क्या है? कॉलन है, ये नदर है, ठीक है, आई मीन पंक्चुएशन मार्क। सेमीकोलन निस्बतन आसान। क्लियर? इसके बाद कॉलन, कॉलन हम ये देखिए ये इसके सिंबल दो डॉट्स होते हैं, हैज टू मेन यूजेस। इसके दो मेन यूजेस है। द फर्स्ट यूज इज आफ्टर अ वर्ड इंट्रोड्यूसिंग ए कोटेशन, यानी इसका पहला यूज क्या है? ठीक है, द फर्स्ट यूज इज आफ्टर अ वर्ड इंट्रोड्यूसिंग ए कोटेशन, एन एक्सप्लेनेशन, एन एग्जांपल और ए सीरीज। क्लियर? अगर फॉर एग्जांपल हम कोई कोटेशन देना चाहते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, कोई एग्जांपल देना चाहते हैं, कोई सीरीज बताना चाहते हैं, तो उस सूरत हाल में हम कॉलन इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, देखिएगा ये पहले सेंटेंस को अगर मैं कहता हूं ही वाज प्लानिंग टू स्टडी 4 सब्जेक्ट्स, इसके बाद देखो ये एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हो कि ये 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। कॉलन पॉलिटिक्स, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। और ये देखिए सीरीज ऑफ कंस्ट्रक्शन है, मैंने कॉमा यूज किया हुआ है, याद है आप लोगों को जो हम कॉमा इस्तेमाल करते थे? यहां तक बात समझ आ रही है? क्लियर? यानी कुछ सेंटेंसेस में आई मीन बहुत सारी चीजें एक साथ आए। मसलन इस पहले सेंटेंस को आप देखिएगा कि जहां पर मसलन मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि ही वाज प्लानिंग टू स्टडी 4 सब्जेक्ट, अब देखो मैंने कॉलन इस्तेमाल किया। अब इसके बाद एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं
यानी ये 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? पॉलिटिक्स कॉमा, फिलोसफी कॉमा, सोशियोलॉजी कॉमा एंड इकोनॉमिक्स। तो यहां पर मैंने सेमीकोलन इस्तेमाल किया, लेकिन जब सेम कंस्ट्रक्शन है जिस तरह हमने कॉलन यानी कॉमा में पढ़ लिया था, तो हर सब्जेक्ट के बाद कॉमा इस्तेमाल। ही इज रीडिंग, अब देखिए कॉलन, न्यूज़पेपर कॉमा, बुक कॉमा, नोटबुक एंड प्ले। क्लियर? यहां पर आप मजीद क्या दे रहे हो? सीरीज दे रहे हो, कंस्ट्रक्शन बता रहे हो, हमें ठीक एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। द प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ ए वर्ब इन इंग्लिश और, यानी द प्रिंसिपल का मतलब क्या? मेन पार्ट्स। किसी भी पार्ट्स, वर्ब के 3 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल्स। अब देखिएगा, द प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ ए वर्ब इन इंग्लिश और, देखो सेम ये कॉलन, द प्रेजेंट टेंस कॉमा, पास्ट टेंस कॉमा एंड द पास्ट पार्टिसिपल टेंस। मतलब बात क्लियर हो गई? क्लियर? अब इसके बाद मैंने बात की ना कि बाज़ वक़्त हम कहते हैं ना एन एग्जांपल, जिस तरह हम लिखते हैं ना फॉर एग्जांपल, फिर इसके बाद हम सेमीकोलन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन सी इट, फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू टाइम। जब आप फॉर एग्जांपल का लफ्ज इस्तेमाल करते हो, तो उसके बाद भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम कॉलन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई? क्लियर हो रही है आपकी बात? ठीक है। इसके बाद है फॉर एग्जांपल, इसका सेकंड यूज क्या है? द सेकंड यूज ऑफ द कॉलन इज फॉर एम्फेसिस। बाज़ औक़ात हम किसी बात पर एम्फेसिस करते हैं, यानी किसी बात पर एम्फेसाइज करते होते हैं, यानी प्रेशर डाल रहे होते हैं। क्लियर? अगर मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल, देखिएगा बहुत गौर से इसको देखते जाइएगा, ठीक है। देयर वाज वन थिंग ही लव्ड मोर देन एनी अदर, यानी यहाँ पर आप कहते हैं कि सिर्फ एक ऐसी चीज थी जिससे वो ज्यादा मोहब्बत करता था, तो सेमीकोलन इस्तेमाल करते हो तो क्या? हिज पेरेंट्स। समझ आ गया? यानी अब ये हिज पेरेंट्स का जब वो बोलेगा तो इस पर एम्फसाइज करेगा। देयर इज वन ग्रेट हेल्प द सन डज टू ह्यूमन, यानी सिर्फ एक बहुत बड़ी हेल्प है जो सूरज करता है, ठीक है, टू वार्म द अर्थ, जमीन को गर्म करना। अब ये देखो मैंने बीच में क्या इस्तेमाल किया? सेमीकोलन। जिस चीज पर आप एम्फसाइज करते हो उससे पहले आप क्या इस्तेमाल करोगे? सेमीकोलन इस्तेमाल करोगे। There are many tasks the moon and the stars do. बहुत सारे काम है जो मून और स्टार करते हैं। फिर जो आप एम्फसाइज कर रहे हो, जिस पर आप जोर डाल रहे हो, ठीक है, फिर वो क्या है? सेमीकोलन लिखने की बात करते हो। टू शाइन एंड टू ब्यूटिफाई द अर्थ, जमीन को चमकाना और उसको खूबसूरत बनाना। यहाँ तक बात आ गई समझ आपको? कॉलन की भी समझ आ गई आपको? इसके बाद डैश आता है, लेकिन जब इससे पहले कि हम डैश की तरफ जाएं, आप इस सेमीकोलन को और कॉलन को जो है ना एक दफा रीड आउट कीजिए।
यस, पढ़ लिया आप लोगों ने, आगे जाऊं। अब देखिएगा द यूज ऑफ डैश, डैश का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। द यूज ऑफ डैश एक और जो है ना आई मीन पंक्चुएशन मार्क है, हम कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं। वो सारा से यूज है, ठीक है, ज्यादातर पर इस्तेमाल होता भी नहीं भी होता है, ठीक है, ऐसी कोई खास बात नहीं है इनमें, लेकिन बहुत सारे लोग इसको यूज कर लेते हैं। हाँ देख लीजिएगा, ठीक है, इज यूज टू सेपरेट वर्ड्स इनटू स्टेटमेंट्स। बाज़ औक़ात आई मीन लफ्जों से आप स्टेटमेंट बनाते हो। देयर आर टू कॉमन टाइप्स ऑफ द डैशेस। यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है, स्टेटमेंट से कोई समझ नहीं आते। दो यूजेस है, एक है एन डैश है और एक है एम डैश है। दोनों का तकरीबन यूज एक जैसे है, सिर्फ ये जो सिंबल है, सिंबल ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं। क्लियर हो गया आपको बात, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, एन डैश की अगर बात करते हैं, ट्वाइस एज लॉन्ग एज हाइफन, द एन डैश इज अ सिंबल। ये देखिए ये इसका सिंबल है, ये जो मैंने ब्लू कर दिया, दैट इज यूज्ड इन राइटिंग और प्रिंटिंग टू इंडिकेट अ रेंज और कनेक्शंस और डिफरेंशिएशंस। नॉर्मली रेंज के लिए, कनेक्शन को यूज करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल देखिएगा, फॉर एग्जांपल ये देखिए यहाँ पर मैंने, देखें आप साथ 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 सब चीजों को देखते जाएगा। मैंने कॉलन के बारे में आपको बताया था कि जहां हम फॉर एग्जांपल का लफ्ज देखते हैं ना, तो हम कॉलन इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, कॉलन भी आ गया। क्लियर। फॉर एग्जांपल 1888 टिल 1945, देखो मैंने रेंज इस्तेमाल कर दिया, कनेक्शन इस्तेमाल कर लिया कि ये नहीं 1888 से लेकर 1945 तक, ये मैंने एन डैश इस्तेमाल कर लिया, जो थोड़ा सा आई मीन स्मॉल है। क्लियर। इसके बाद फॉर एग्जांपल लिखिएगा, अनदर एग्जांपल लिखिएगा, द प्रिंसटन एम डैश न्यूयॉर्क, ठीक है, द प्रिंसटन, ठीक है, एन डैश न्यूयॉर्क। समझ आ गया बात, ठीक है, ये मैंने बीच में यानी प्रिंसटन से लेकर न्यूयॉर्क तक, ठीक है। यानी ये देखिए, ये इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, एक मिनट, ताकि आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है। यानी ये देखिए, द प्रिंसटन डैश यानी एन डैश न्यूयॉर्क ट्रेन्स, यानी प्रिंसटन से लेकर न्यूयॉर्क तक जाने वाली ट्रेन्स। इसके बाद कहते हैं इस्लामाबाद एन डैश कराची रोड्स, यानी इस्लामाबाद से लेकर कराची तक जाने वाले रोड्स। द प्रिंसिपल एन डैश टीचर्स मीटिंग। क्लियर। चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन एंड डैश फैमिली कार। यहाँ तक बात समझ आ गई, क्लियर हो रही है आपको बात, ठीक है। ऐसी सूरत हाल में जहां कोई फॉर एग्जांपल कनेक्शन शो कर रहे हैं दो आई मीन जगहों के दरमियान, दो टाइम्स के दरमियान, दो प्लेसेस। क्लियर। ऐसी सूरत हाल में हम एंड डैश इस्तेमाल करते हैं। अनदर वन इज द एम डैश, वही है उसी तरीके से है, लेकिन ये सिंबल थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लॉन्गर देन द एम डैश। द एम डैश कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ a comma, parenthesis or colon to enhance readability or emphasize the conclusion of a sentence. Clear? For example देखिएगा, ये for example देखिए जरा, मैंने गलत इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जाम्पल देखो सेमी कॉलन आ गया, ठीक है ना, सॉरी कॉलन आ गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी गेव हिम हर आंसर, ये देखिए यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा नेक्स्ट सेंटेंस पे ले जाता हूँ, ठीक है। यानी शी गेव हिम हर आंसर, क्या उसने आंसर दे दिया। अब आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हो, थोड़ी देर के लिए चुप क्या हो जाते हैं, चुप हो जाते हो, फिर इसके बाद कहते हैं नो। समझ आ गया बात, ठीक है। यदि यहाँ पर आप कॉमा इस्तेमाल कर सकते हो, कॉमा लिखकर नो कह सकते हो, लेकिन आप लॉन्गर पॉज लेते हो, किसी बात पर एम्फेसाइज करते हो, कह देते हो नो, शी गेव हिम हर आंसर, उसने अपना जवाब दे दिया, और थोड़ी देर तक रुक जाने के बाद कहते हैं नो। आई टीच यू वेल, और थोड़ी देर के बाद आप जवाब देते हो, ठीक है, यानी रुक कर जवाब देते हो यस या नो। समझ आ रही है आपको बात, आपको मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर हो रही है, ठीक है। अंडरस्टैंड द लेसन, मैं आपसे पूछता होता हूँ अंडरस्टैंड द लेसन, आपको यानी लेसन की अंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप थोड़ा सा रुक कर जवाब देते हो यस या नो। नॉर्मली इसका यूज कम है, एंड डैश फिर भी हम यूज करते होते हैं रेंज शो करने के लिए, और इसका यूज कम है, लेकिन फिर भी चलो कोर्स में था तो ठीक है। अनदर इसका यूज क्या है, इट इज यूज टू शो एन अब्रप्ट स्टॉप और चेंज। बाज़ औक़ात हम अपने आइडियाज में अचानक कोई चेंज लेकर आते हैं, रुक जाते हैं, अचानक रुक जाते हैं और अचानक कोई चेंज लेकर आते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं, देखिएगा, इफ आई वर अ सीएसपी ऑफिसर, मैं ये कहता हूं इफ आई वर अ सीएसपी ऑफिसर,
फिर इसके बाद रुक जाता हूँ, ठीक है, और कहता हूँ बट व्हाई टू लिमेंट द पास्ट। इसके फौरन बाद अपनी बात चेंज कर लेता हूँ, यार माजी पे क्यों पछताऊं, जो होना था हो गया। समझ आ गया आपको बात, ठीक है। ऐसी सूरत हाल में आप क्या करते हो, आप फॉर एग्जाम्पल जो है ना इसको यानी एम डैश को यूज करते हो, ठीक है। शुड वी वेट एट होम, क्या हमें घर में इंतजार करना चाहिए। फिर इसके फौरन बाद आप कहते हो, ठीक है, देखिए व्हाई टू वेस्ट टाइम एट होम, घर में क्यों टाइम जाया कर। क्लियर, आप अपनी बात को जो है क्या कर लेते हो, अचानक चेंज कर लेते हो। क्लियर हो रही है आप लोगों को, समझ आ रही है। फ्रेंड्स कॉमा कंपेनियंस कॉमा रिलेटिव्स, और उसके बाद रुक जाते हो, ऑल डिजर्टेड हिम, यानी सब ने उनको छोड़ दिया। समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। इसका रिटर्न वर्ब पे थोड़ा सा यूज है, लेकिन कैसे कि जब आप एब्रप्टली अपनी बात को चेंज कर लेते हो, रुक जाते हो, और उसके बाद अपनी बात को क्या कर लेते हो, चेंज कर लेते हो, यानी एक सेंटेंस में आपके दो आइडियाज आ जाते हैं। यहां तक भी बात क्लियर हो रही है आपको, प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा देश को, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ना हम आगे इस नेक्स्ट जो है ना पंक्चुएशन मार्क की तरफ जाते हैं। जी प्लीज पढ़ लिया, समझ आ गई, क्योंकि ये समझने वाली चीज है यार, इसको हम रटा तो नहीं सकते होते हैं। क्लियर, और इसमें से आपको मेजर क्वेश्चन भी आता है, एक तो मेजर क्वेश्चन भी आता है। इसके अलावा जब कोई पैसिव वगैरह लिखते हो तो उसमें भी ये यूज होते रहते हैं। ऐसे लिखते हो, प्रेपोजिशन लिखते हो, समझ आ गया आपको ना, सॉरी कॉम्प्रिहेंशन डील करते हो, तो ये चीजें हर जगह ये क्या होगी, यूज होगी। तो बेहतर ये है कि यार ये आपको कंप्लीट समझ आ जाए। आप ये तब समझ आ सकते हैं कि आप इसको बार बार पढ़ेंगे, ताकि रूल 14 रूल्स है, ताकि आपके माइंड में एक दफा बैठ जाए। फिर इसके बाद जहां जहां आपको फिर पैराग्राफ नजर आते हैं, आप वहां उसको आइडेंटिफाई कर लें। यस, आगे जाऊं थोड़ा सा। इसके बाद है हाइफन है, इसके बाद क्या है, हाइफन है, ठीक है। देखिएगा, हाइफन इज यूज्ड टू जॉइन टू और मोर वर्ड्स टुगेदर इनटू अ कंपाउंड टर्म। क्लियर, बाज औकात हम क्या करते हैं, बाज औकात आई मीन हाइफन हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, किसी कंपाउंड लफ्ज को बनाने के लिए, दो लफ्जों के बीच आई मीन हम इसको क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, पार्ट टाइम। अब देखो ये पार्ट टाइम, ये अलग अलग अल्फाज है, लेकिन ये हाइफन जो है ना, ये देखो ये हाइफन है, ये देखो ये एन डैश और एम डैश से थोड़ा सा छोटा होता है, दोनों की यानी सिंबल एक जैसे हैं। ये भी देखो ये एन डैश है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, एम डैश थोड़ा सा उनसे भी बड़ा होता है, हाइफन थोड़ा सा छोटा होता है। हम तब इसको हाइफन कहते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल उन दोनों से ज्यादा है, हाइफन का इस्तेमाल ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना, पार्ट टाइम, आप शाम को क्या करते हो, पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। समझ आ गया आपको, ठीक है। ये देखिए ये पार्ट टाइम, दोनों यानी पार्ट टाइम दोनों लफ्जों को हमने कंपाउंड वर्ड बना लिया। जब आप कंपाउंड वर्ड बनाते हो, ठीक है, तो उस सूरत हाल में आप हाइफन इस्तेमाल करते हैं। बैक टू बैक,
क्रिकेट में सुनते हो ना, बैक टू बैक सिक्सेस, बैक टू बैक बाउंड्रीज, क्लियर, बैक टू बैक विकेट्स, समझ आ गया, ठीक है। सो ये देखिए बैक टू बैक, ये देखिए हमने क्या कर दिया, फॉर एग्जांपल कंपाउंड वर्ड्स बना, समझ आ रही है आपको बात, क्लियर हो रही है आप, ठीक है। इसको कहते हैं वेल नोन, क्या है वेल नोन, यार ये कॉमन अल्फाज है, क्लियर है, वेल रिप्यूटेड, वेल रिप्यूटेड, समझ आ रही है आपको, ठीक है। डे टू डे, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल एजुकेटेड, समझ आ गई, वेल ऑर्गेनाइज्ड मैंने शायद लिखा हुआ है, ठीक है, समझ आ गई, ठीक है। या फॉर एग्जांपल मैं इसके साथ कोई दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, फॉर एग्जांपल वेल मैनर्ड, वेल मैनर्ड, समझ आ गया आपको बात, ठीक है। जहां हम कोई कंपाउंड लफ्ज बनाते हैं, दो लफ्ज को मिलाते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम हाइफन इस्तेमाल करते हैं, इसका यूज बहुत है, क्योंकि कंपाउंड वर्ड्स जो होते हैं इंग्लिश में ये बहुत ज्यादा होते हैं, समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। आपने जरूर सुना होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ, देखिएगा वेल, सॉरी क्या हो गया यार, ठीक है, वेल फन, वेल मैनेज्ड, क्लियर हो गया यार। बहुत सारे अल्फाज जब भी आप उसे कंपाउंड बनाते हो आप हाइफन यूज कर सकते हो, ख्याल में मुश्किल नहीं है, ये आसान है, कंपैरेटिवली आसान है, क्लियर। इसके बाद है ब्रैकेट्स है, जिसका निस्बतन इतना ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन फिर भी बस रिटन वर्क में कभी नॉर्म आप पढ़ते हो, कभी प्ले पढ़ते हो, जो है ना उसमें कभी कभार आपको नजर आएंगे, क्लियर है। अब देखिएगा फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं द ब्रैकेट्स आर स्क्वायर्ड ऑफ नोटेशन, ये देखो ये इस तरीके से होते हैं, ये देखें ये ब्रैकेट जो होते हैं यूज्ड, ठीक है, ये डबल ब्रैकेट नहीं होते हैं, ये मैंने ये इसलिए डाले हुए हैं ताकि आपको समझ आ सके। देखो मैं हटा देता हूँ इसको, अगर मैं इसको इस तरीके से कर लेता हूँ, कैसे होगा, यस, ये देखो ये ब्रैकेट्स होते हैं, ठीक है, इनको थोड़ा सा जो है ना ओपन कर लेते हैं, क्लियर। दी ब्रैकेट्स आर द स्क्वायर ऑफ नोटेशंस, ये देखो यस, यूज फॉर टेक्निकल एक्सप्लेनेशन, जब आपने कोई मजीद एक्सप्लेनेशन लेनी होती है, टू क्लैरिफाई मीनिंग, यानी मीनिंग को बिल्कुल क्लियर करने के लिए। If you remove the information in the bracket, the sentence will still make sense. अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये इंफॉर्मेशन जो है फॉर एग्जाम्पल, यानी ब्रैकेट्स को अगर आप रिमूव भी कर लेते हो, ब्रैकेट्स को आप क्या कर लेते हो, रिमूव कर लेते हो, फिर भी मीनिंग, सेंटेंस के मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेंटेंस के मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मसलन देखिएगा ही, ये देखिएगा मैंने लिखा हुआ है ये ब्रैकेट में, ही मिस्टर जोन्स वाज लॉस्ट पर्सन सीन एट द हाउस, देखो हम, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ही वाज द लॉस्ट पर्सन एट होम, लेकिन फिर कोई पूछेगा ही से क्या मुराद है, कौन था, तो यहाँ फॉर एग्जांपल मजीद इंफॉर्मेशन कर देने के लिए, हमें ज्यादा क्लैरिफिकेशन देने के लिए ब्रैकेट में उसका नाम लिख दिया गया, ही मिस्टर जोन्स लर्न्स इंग्लिश वेल, यानी वो मिस्टर जॉन जो मैंने ब्रैकेट में डाला वो इंग्लिश अच्छा सीखता है। माय टीचर मिस्टर सलीम, ठीक है, माय टीचर मिस्टर सलीम इज एट होम, समझ आ गया आपको बात, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए माय टीचर से बात क्लियर हो रही है, लेकिन मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए कि अगर कोई मुझसे पूछे कि आपके टीचर है कौन, तो उस चीज के लिए मैंने ब्रैकेट में ही डाल दिया। द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इज गोइंग, समझ आ गया आपको बात, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ठीक है, इज गोइंग, जा रहा है, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर से बात क्लियर हो रही है, लेकिन मजीद इंफॉर्मेशन के लिए मैंने इसको क्या कर दिया, उसका नाम ब्रैकेट में डाल दिया। अगर मैं ब्रैकेट वाले इंफॉर्मेशन हटा भी दूं, सेंटेंस की मीनिंग में कोई फर्क नहीं आएगा, सेंटेंस विल रिमेन द सेम, इसकी मीनिंग भी एग्जैक्टली ऐसे ही रहेंगे, कोई गलती नहीं। यस जी, दफा पढ़ लीजिएगा दोनों को, फिर हम पैरेंथेसिस की तरफ जाते हैं, जो ये आसान आसान सी चीजें हैं, लेकिन आप इसको एक दफा रिवाइज कीजिएगा।
यस, समझ आ रहा है आपको? आई होप कि आपको समझ आ रहे होंगे इंशाल्लाह, ये इतने मुश्किल नहीं है, ठीक है। फिर भी देख रहे हैं, अगर समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हो, बिकॉज हम याद रखना, क्योंकि ये आपके पेपर में आएंगी, ये टेक्निकल बातें हैं, क्या ये टेक्निकल बातें हैं, ठीक है। इसकी रटने रटाने वाली बात तो कोई नहीं। इसके बाद है पैरेंथेसिस। क्या है पैरेंथेसिस? ये देखिए, ये पैरेंथेसिस, ये दो ब्रैकेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये पैरेंथेसिस कहलाते हैं। क्लियर हो गया आपको बात? ठीक है। आर कर्व्ड नोटेशन यूज्ड टू कंटेन फर्दर थॉट्स। बिल्कुल उसी तरीके से, यानी जब आप सेंटेंस लिखते हो ना, सेंटेंस के बीच में तुम्हें मजीद कोई बात याद आती है, लेकिन उसके लिए आप सेपरेट सेंटेंस नहीं बना सकते हो, तो वही बीच में डाल देते हो, ठीक है। आर क्वालिफाइंग रिमार्क्स, however parentheses can be replaced by commas without changing the meaning in most sentences। लेकिन इन parentheses की बजाय, इन यानी ब्रैकेट जैसे आप कह सकते हो, इनकी बजाय आप कॉमा भी इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल से आपको बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मसलन देखिएगा, अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल, देखिएगा, एक मिनट यार, क्यों क्या ऐसा हो जाता है, ठीक है। यस, देखिएगा, अगर मैं कहता हूं अहमद एंड साइमा हु वर एक्चुअली हाफ ब्रदर एंड सिस्टर। अब देखिए, मैंने ये इन बीच में इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन लगा दी, मैं यहाँ कॉमा भी लगा सकता हूँ, उसके बाद कह सकता हूँ एक्चुअली हाफ ब्रदर एंड सिस्टर बोथ हैव रेड हेयर, दोनों की सिर्फ बात। समझ आ रही है आपको बात? ठीक है। यानी आप ऐसा भी कह सकते हो, देखिए मैं फर्जी तौर पर इसको हटा देता हूँ, कि मैं अगर इसकी जगह फॉर एग्जांपल मैं कॉमा लगा लेता हूँ, ये कॉमा भी अगर मैं लगा लेता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये बिल्कुल ठीक है। समझ आ गया? ठीक है, बोथ है, ठीक है। यानी लेकिन चूंकि पैरेंथेसिस का इंग्लिश में एक अपना इस्तेमाल है, इस वजह से जो है ना, लोग इसको यूज करते होते हैं, ठीक है। यानी सॉरी, यस, पैरेंथेसिस, ठीक है। यानी अहमद एंड साइमा, अब देखिए आपको बीच में बात याद आती है, सेंटेंस बीच में लगा लेते, who were actually half brother and sister both have red hair। क्लियर हो गया? आपने इसको पैरेंथेसिस में नहीं ब्रैकेट्स में लगा लिया। माय फादर एंड माय टीचर who are friends help me। अब देखिए, मैं ऐसा कह सकता हूँ माय फादर एंड माय टीचर, ब्रैकेट्स हटा के यहाँ पर कॉमा लगा लूं, यहाँ पर जहां पर मैंने कर्सर रखा हुआ। समझ आ गया आपको? ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है, जो इन दोनों के दरमियान जो मजीद इंफॉर्मेशन है, वो बताने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, आई मीन ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ। माय फादर एंड माय टीचर हु आर फ्रेंड्स, जो कि दोनों दोस्त है, हेल्प मी, वो मेरी मदद करते हैं। यस, माय मदर एंड माय सिस्टर हु आर टीचर्स कुक वेल। देखिए, माय मदर और मेरी बहन जो है, वो टीचर, जो दोनों टीचर्स है, मैंने ब्रैकेट में देखिए इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, कुक वेल, ये बहुत अच्छा पकाते, दोनों अच्छे पकाते। क्लियर हो रही है आपको बात? ठीक है। यानी ब्रैकेट्स का मजीद इंफॉर्मेशन देने के लिए हम ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं। पैरेंथेसिस क्या करते हैं? मजीद इंफॉर्मेशन देने के लिए। समझ आ रही है? ब्रैकेट्स को अगर आप हटा लेते हो और वो इंफॉर्मेशन हटा लेते हो, फिर भी सेंटेंस की मीनिंग में कोई फर्क नहीं आएगा, सेंटेंस की मीनिंग में कोई फर्क नहीं आएगा। सिमिलरली, अगर पैरेंथेसिस की जगह आप कॉमा भी इस्तेमाल कर लेते हो, तो सेंटेंस की मीनिंग में कोई फर्क नहीं आएगा, ग्रामेटिकली ये दोनों ठीक रहेंगे। द लास्ट वन, ठीक है, एक लास्ट तो नहीं है, ठीक है, एक और भी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल एपोस्ट्रोफी, एन एपोस्ट्रोफी, ये देखो, ये कॉमा होता है जो ऊपर लगाया जाता है, इज यूज्ड टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ अ लेटर। दो तीन इस्तेमाल है, या तो बाज़ औक़ात ओमिशन कहते हैं ना, एब्रिविएट करना, ठीक है। यानी हम इस तरह भी कह सकते हैं, यानी यूज्ड टू इंडिकेट, यानी फॉर एग्जांपल आप ये भी कह सकते हो टू, इस तरह शॉर्ट कर लेता हूँ, एब्रिविएट अ लेटर, कोई किसी लफ्ज को खत्म कर लेते हो, छोटा बना लेते हो। और लेटर्स फ्रॉम ए वर्ड, किसी सेंटेंस, किसी लफ्ज से कुछ लेटर्स हटा देते हो, कुछ अल्फाज हटा देते हो। द पोजेसिव केस, या आई मीन पोजेसिव किसे कहते हैं? ऑनरशिप, ऑनरशिप के लिए। एग्जांपल्स ऑफ द एपोस्ट्रोफी इन यूज इंक्लूड, फॉर एग्जांपल देखिएगा, ओमिशन ऑफ ए लेटर, यानी एब्रिविएट करना, शॉर्ट करना। अगर मैं कहता हूं आई हैव सीन दैट मूवी सेवरल टाइम, अब देखो आई हैव की तो पूरी स्पेलिंग है HAVE, हैव की तो पूरी स्पेलिंग क्या है, ठीक है, पूरे स्पेलिंग है, ठीक है। यस, ये स्पेलिंग है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। मसलन देखिएगा, आई हैव सीन दैट मूवी, अब देखो हैव की कंप्लीट स्पेलिंग है HAVE, लेकिन मैंने एब्रिविएट कर दिया,
कुछ लेटर्स जो है यानी एच ए वो खत्म कर दिया। ऐसी सूरत हाल में हमें पोस्ट ऑफिस इस्तेमाल करते हैं। She wasn't the only one who knew the answer, यानी she wasn't। अब देखो WSNOT होता है, लेकिन मैंने एक लफ्ज हटा लिया, उसकी जगह एब्रिविएशन लगा लिया, यानी कॉमा लगा लिया, पोस्टफिल लगा लिया। आई एम योर टीचर। अब देखो एम की पूरी स्पेलिंग क्या होता है, AM, लेकिन मैंने सिर्फ एम लगा पोस्टफिल। यू डू नॉट, आई मीन यू डोंट फॉलो मी। समझ आ गया बात, ठीक है। अब देखिएगा डोंट इस्तेमाल कर लिया, NOT पूरा नहीं लिखा। ये तो फॉर एग्जाम्पल किस कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हम किसी लफ्ज को एब्रिविएट करते हैं, ABBREVIAT, एब्रिविएट कहते हैं ना, शॉर्ट करना, मुख्तसर करना, कुछ अल्फाज हटा देते हैं। ऐसी सूरत हाल में भी हम अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात के लिए पोजेशन, पोजेसिव किसे कहते हैं, ऑनरशिप करने के लिए, मिल्कियत को शो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सौराज डॉग बिट द नेबर। अब देखो सौराज, ये देखो ये अपोस्ट्रोफी एस, मिल्कियत शो करते हैं, सौरा का। दिस इज चिल्ड्रंस हाउस, ये बच्चों का घर है, ये देखो अपोस्ट्रोफी एस। दिस इज माय फादर्स कार, ये मेरे वालिद की कार। समझ आ गया क्या बात, क्लियर हो रही है। तो जहां आमीन आप पोजीशन शो करते हो, या जहां आप फॉर एग्जांपल एब्रिविएट करते हो, ऐसी सूरत हाल में भी हम अपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज्यादा यूज है इसका यार, जब पंक्चुएशन के लिए कोई आपको पैराग्राफ मिलेगा तो इसका यूज बहुत ज्यादा है। समझ आ रही है एपोस्ट्रोफी का, क्लियर। आप इसको एक दो दफा रिवाइज कीजिएगा, फिर हम किसी और चीज की तरफ जाते हैं। यस प्लीज। यस, समझ आ रही है आपको, आगे जाऊं। यस प्लीज।
आगे जाऊं प्लीज, ठीक है। अच्छा एक चैट आ गया, ठीक है। यस सर, ओके, थैंक यू वेरी मच यार, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, ठीक है। इसके बाद आखिरी है दी आई मीन कोटेशन मार्क्स। फिर हम इसका यूज सिर्फ आखिरी, ये आखिरी तो नहीं, चलो नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ यार, ठीक है, ताकि एक ही पेज पे आ जाए, ठीक है। ये कोटेशन मार्क क्या होता है, ठीक है। जब भी आपने फॉर एग्जांपल कोट करना हो, किसी की बात को कोट करते हैं, तो एग्जैक्टली जो है ना वही अल्फाज कहते हुए आप उनको इन्वर्टेड कॉमर्स में बंद करते हो। आप उनको क्या करते हो, इन्वर्टेड कॉमर्स में जब बंद करते हो, ठीक है, तो उनको हम कोटेशन मार्क करते हैं। समझ आ रही है आपको बात, ठीक है, क्लियर हो रही है आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, a pair of punctuation marks used primarily to mark the beginning and end of a passage attributed to another। जब किसी और की बात करते हैं, रिपीटेड वर्ड फॉर वर्ड, जब आप आई मीन किसी और के लफ्ज को लफ्ज ब लफ्ज लिखते हो। फॉर एग्जांपल शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन डू नॉट गो आउटसाइड। ये देखिए, ये जो है ना फॉर एग्जांपल उनके अल्फाज है जो मैंने जून के तो क्या कर दिए, रिपीट कर दिए। यहाँ पर मुझे 2 कॉमे लगे हुए, सॉरी, ठीक है। डू नॉट गो आउटसाइड, क्लियर हो गई आपकी बात, ठीक है। सो ये देखिए, मैंने उनके अल्फाज को क्या कर दिया, आई मीन, ठीक है, वही कर दिया, क्लियर। इसके बाद फॉर एग्जांपल देखिएगा, अनदर वन, ही सेड टू मी वर्क हार्ड। अब देखो उसने मुझे एडवाइस की कि वर्क हार्ड, ये उनके वर्क हार्ड एग्जैक्टली उन्हीं के अल्फाज है, मैंने कॉमर्स में बंद कर दिया। कायद आज़म सेड लव योर कंट्री, क्लियर, ये उनके अल्फाज है, लव योर कंट्री, मैंने एग्जैक्टली वही इस्तेमाल कर लिया। यहाँ तक बात समझ आ रही है आप सबको, क्लियर हो रही है, ठीक है। आई होप कि इंशाल्लाह ये इतने मुश्किल नहीं होंगे, ठीक है, आसान ही होंगे, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अबाउट एनी क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं। इसके बाद लास्ट वाला क्या है, द एलिप्सिस है, जो तकरीबन खत्म हो गया, ये इसका इस्तेमाल अब नहीं है, ठीक है। जब आप आमीन बात को कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये आमीन इस तरह 3 डॉट से 3 स्टार की सूरत में लोग लिखते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओमिशन ऑफ द वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल लिखिएगा शी बिगेन टू काउंट। अब देखिए 1 2 3 4 ये कंटिन्यूटी until she got to 10। ये देखो 4 के बाद 5 6 7 आपने नहीं लिखा। Then went to find him, clear। Within a quotation, when Newton stated, ठीक है, an object at rest stays at rest and an object in motion stays in motion, continuity। अब देखो बाकी बात आपने नहीं की, he developed the laws of the motion। यहाँ तक बात समझ आ गई। ये नॉर्मल इसका इस्तेमाल अब निस्बतन खत्म हो गया, ठीक है, तो फिर भी जैसे भी है, ठीक है। दिस इज व्हाट अबाउट आई मीन कोटेशन मार्क्स, जब किसी के अल्फाज आपने एग्जैक्टली वही यूज करने हो, क्लियर। तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, कोटेशन मार्क्स है। एक ही बात है यार, एक ही बात है। वो ब्रेसेस और ब्रैकेट्स वगैरह जो होते हैं ना, ये एक ही चीज होते हैं, क्लियर। इसके बाद देखिएगा जरा, ठीक है। इसके बाद पंक्चुएट, अच्छा चलो इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा, फिर इस पैराग्राफ को आपने खुद पंक्चुएट करना है, जो मैंने आपको भेज दिया हुआ है। मैंने आपको क्या कर दिया, भेज दिया हुआ है, ठीक है। या आप इसको पंक्चुएट कीजिएगा अगर हो सके। एक्सक्यूज मी सर। जी जी प्लीज। सर अक्सर जो है ना बाजू का जब हम इंग्लिश बोलते हैं ना, हाँ हाँ तो काफी वोकैब की मिस्टेक्स होती हैं। हाँ। तो इसके लिए आप क्या रेफर करेंगे हमें, मतलब कि कैसे हो सकता है कि जैसे हमें फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लग जाए ऐसा? बिकॉज जब हम ये नोट्स पढ़ते हैं तब तो ठीक है, जेल में भी बैठ जाता है, समझ भी आ जाता है, लेकिन मतलब कि मैं कह रहा हूँ कोई मूवीज देखे ही बंदा या क्या करे? हाँ, अब देखिए, नहीं मूवीज को तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है, ठीक है। मूवीज तो आपके प्रोनाउंसिएशन ठीक हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप फ्लुएंट इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हो कि मैं जो खुद करता था मैं आपको वही बताता हूँ, ठीक है। ओके, मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद यानी आप रोजाना डॉन न्यूज़पेपर पढ़ लें, समझ आ गया आपको, ठीक है। मैं रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ता था, उससे मेरी इंग्लिश जो है आई मीन ग्रामेटिकली करेक्ट हो गई है। मुझे आई मीन ग्रामर का भी इशू खत्म हो गया है, ठीक है। मैं सीखता भी था और चूंकि ये मेरे सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन ज्यादा तौर पर जो आपको हेल्प मिलती है इसका, चूंकि आप ऑफिस में काम करते हो, तो आप डाउन न्यूज़पेपर पढ़ लिया कर रेगुलरली। डाउन न्यूज़पेपर से जो है ना आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक सारे खत्म हो जाएंगे और आपको वोकैबुलरी भी आ जाएगी, क्योंकि डाउन न्यूज़पेपर जो है वो हमेशा वो अल्फाज इस्तेमाल करता है जो रूटीन यूज के मुताबिक होते हैं, क्लियर है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए
आप बेशक फिल्म में देखें, मैं उससे आपको रोकूंगा तो नहीं, ठीक है, लेकिन फिल्म की इंग्लिश हम सबको नॉर्मली समझ नहीं आती होती, वो बहुत स्पीड के साथ बोलते होते हैं। आप यूट्यूब पे जो है ना, आप स्पोकन इंग्लिश के जो है ना क्लिप्स जो है वो डाउनलोड कीजिएगा, रोजाना एक एक सुनते जाइएगा, वो आपको बकायदा समझाते हैं कि इस तरीके से आपकी प्रोनाउंसिएशन हुए हैं और इस तरीके से आप बोल सकते हो और इस तरीके से आप समझ सकते हो। क्लियर? The ellipsis क्या होता है? Is not most commonly represented by 3 periods. Clear? Although it is occasionally demonstrated with the 3 sterics, बाद वक्त 3 sterics भी use. The ellipsis is used in writing or printing to indicate animation. यानी आप बाकी सेंटेंस को नहीं लिखते हो, बाकी सेंटेंस को छोड़ देते हो। समझ आ गया आपको बात? ठीक है, जस्ट अ मिनट यार, चैट को रोक ले ताकि मैं ये पहले पढ़ लूं, फिर आप बता रहता हूँ। ठीक है, काइंडली रिपीट ब्रेसेस इक्वल टू यस। ठीक है, यस, ओके। समझिए ये जो है ना, ये जो ब्रेसेस होते हैं ये इन आई मीन पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स के बारे ये इसके लिए होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ना दी एलिप्सिस जो होते हैं ये किसी सेंटेंस में बात को कंटिन्यू करने के लिए, बात को कंटिन्यू करने के लिए आप क्या करते हो, एलिप्सिस यूज करते हो, जिसका नॉर्मल यूज खत्म हो गया, लेकिन चूंकि ज़ाहिर है पंक्चुएशन में लिखे हुए होते हैं तो मैं सोचा कि आपको करवा दूं। क्लियर है? सो आप प्लीज इसको बार बार रिपीट कीजिएगा। ठीक है, ये जो है क्या नाम है, पंक्चुएशन मार्क चूंकि मैंने भेज दिया आपको, ये आपको इंशाल्लाह बहुत हेल्प दे देंगे। ये देखिए मैंने ये दो पैराग्राफ लिखे हुए, पंक्चुएट द पैराग्राफ, पैराग्राफ 1 और 2। अगर आप जो है ना, 1 तो शॉर्ट है, समझ आ गया आपको बात? ठीक है, कहाँ पर फुल स्टॉप होना चाहिए, कहाँ पर आई मीन क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, कहाँ पर कैपिटल होना चाहिए, कहाँ पर क्या कुछ होना चाहिए, कॉमा, सेमीकोलन। अगर आप लिखकर मुझे बाद में भिजवाते हो या आप कहते हो कि मैं अभी आपके लिए थोड़ा सा वेट कर लूं, ठीक है, ठीक है, सही है, ठीक है। आप ये यानी ये प्रैक्टिस के लिए तो ये ज़ाहिर है। देखिए मैंने आपको ये पैराग्राफ दिए हुए हैं, जहां पर गलती है ना, पंक्चुएशन नहीं हुए हैं, कंप्यूटर उसको खुद अंडरलाइन भी कर रहा होता है, आपको खुद पता चल रहा होगा। ठीक है, मैं आपको देता हूँ सिर्फ जो है ना मसलन 5 मिनट्स देता हूँ, 5 मिनट्स, आप इस पहले पैराग्राफ को देख लीजिएगा। ये जो नंबर 1 लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप लिखा हुआ है। ठीक है, ये पहले पैराग्राफ को आप देखिएगा, प्लीज पंक्चुएट कीजिएगा। ठीक है, फिर हम क्या हो जाएंगे, ठीक है, क्या आपको पता चल जाएगा कि पंक्चुएशन कहाँ कहाँ यूज होता है। प्लीज आप कर लीजिएगा, 5 मिनट्स है आपके पास। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ना इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है?
यस, कुछ समझ आ रहा है? ठीक है, आप इसको मजीद जो है ना घर से फिर स्टडी कीजिएगा। इसके बाद हम एक नए टॉपिक की तरफ जाते हैं, ठीक है। होपफुली कि आपको समझ आ चुके होंगे। हमेशा याद रखना कि जब भी आपने पंक्चुएट करना हो, जब भी आपने कोई पैराग्राफ पंक्चुएट करना होता है, सबसे पहले एग्जामिनर क्या लेता है वो कैपिटल वर्ड्स को खत्म कर देता है। मसलन देखो, शी यहाँ पर कैपिटल नहीं, एस कैपिटल नहीं लिखा हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद आप सेंटेंस को जज करें, वर्ड्स को जज करें, ठीक है, कि कहाँ पर जो है ना फुल स्टॉप होना चाहिए, कहाँ पर सेंटेंस आपका कंप्लीट होना होता है। क्लियर? अगर आप एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ ज्वाइन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ क्या हो जाए, ज्वाइन हो जाए, फिर आप जो है ना फॉर एग्जांपल देखें कि अगर वो दो कंप्लीट सेंटेंसेस है, फिर तो आप क्या कर सकते हो, फिर आप कॉमा यूज कर सकते हो। समझ आ गया आपको बात? क्लियर? जहां फॉर एग्जांपल की बात होती है तो आप फॉर एग्जांपल कॉलन, सेमी कॉलन वगैरह यूज कर सकते हो। तो ये यार ठीक है, कॉमन सी चीजें आप एक दफा दोबारा रीड आउट करोगे, इंशाल्लाह तुम्हें सही समझ आ जाएंगे, इतना मुश्किल नहीं। क्लियर? इसके बाद देखिएगा मसलन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। क्या है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन? ठीक है, बहुत आसान है, लेकिन याद रखना यार, आपके पेपर में बाज़ वक़्त 5 मार्क्स का और बाज़ वक़्त 6-7 का वो आ जाता है। ठीक है, एक मिनट सर, एक की प्रैक्टिस करने आप, ठीक है मैं करके दे देता हूँ, ऐसी बात नहीं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, अगर हम इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को देखते हैं, बहुत गौर से यार समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यहाँ पर भी जो है ना हम क्या कर रहे हैं, पंक्चुएशन को यूज कर रहे हैं। देखिए ये कॉमर्स यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैंने देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर आखिर में आपको बात बताई ना कि कोटेशन मार्क, जिसको इन्वर्टेड कॉमर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन होते हैं। अगर आपको इन रूल्स की समझ आ जाती है, मेरे ख्याल में आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे। मैंने अपनी तरफ से इसको बिल्कुल सादा बनाने की कोशिश की है, सिंपल बनाने की मुमकिन कोशिश की है, ठीक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पीच की। आप डायरेक्ट स्पीच की अगर बात सीख जाते हो, डायरेक्ट सेंटेंस की तुम्हें समझ आ जाती है, ठीक है, इनडायरेक्ट की तुम्हें खुद ब खुद समझ आ जाएगी। द डायरेक्ट स्पीच जो होता है, इट हैज 2 पार्ट्स। जो डायरेक्ट स्पीच होता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्योंकि हम फिजिकल तो नहीं है यार, फिजिकल होते तो ज़ाहिर है क्लास में प्रैक्टिस अच्छी हो जाती। क्लियर? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो होते हैं, इसमें डायरेक्ट स्पीच को हम डिस्कस करते हैं, इनडायरेक्ट को हम अभी डिस्कस नहीं करते। क्लियर? द डायरेक्ट स्पीच हैज 2 पार्ट्स। जो डायरेक्ट स्पीच होते हैं इनके 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज रिपोर्टिंग स्पीच। पहले को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा होता है? ठीक है, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस and it has the subject and the object। बस ये याद रखना यार, it has the subject and the object। बस ये बातें जो है ना याद रखना, ठीक है, कि ठीक है, कि ये रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है ये किसी डायरेक्ट स्पीच का पहला हिस्सा होता है, और इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती है, एक को सब्जेक्ट कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। मसलन देखिएगा, he said to me, आगे और भी सेंटेंस होगा ना, ठीक है, लेकिन ये जो ही सेड टू मी है, ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। ये जो पहला हिस्सा होता है जहां से मैं कर्सर घुमा रहा हूं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। इसमें ये पहला यहाँ पर जो ही आया हुआ है ये सब्जेक्ट कहलाता है, और यहाँ पर मी जो आया हुआ है इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, मसलन फॉर एग्जाम्पल शी सेड टू मी, देखो यहाँ पर शी सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। क्लियर? दे सेड टू हिम, यहाँ पर दे जो है सब्जेक्ट है, हिम जो है ऑब्जेक्ट है। अहमद सेड टू हिम, अहमद सब्जेक्ट है और हिम जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी रिपोर्टिंग स्पीच जो है, रिपोर्टिंग स्पीच ये डायरेक्ट स्पीच का पहला हिस्सा कहलाता है, यानी डायरेक्ट स्पीच का पहला हिस्सा कहलाता है। और इसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। नंबर 1 सब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। पहले को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, दूसरे को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर? मसलन देखिएगा, ही सेड टू मी, यहाँ ये रिपोर्टिंग स्पीच है। इसके बाद देखो दूसरा हिस्सा मैंने खाली छोड़ दिया हुआ है, लाइन लगाई हुई है। इसमें ये ही जो है ये सब्जेक्ट है और मी जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट। शी सेड टू मी, यहाँ पर शी जो है सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट। दे सेड टू हिम, दे सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है। अहमद सेड टू हिम, अहमद सब्जेक्ट है और
हिम ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर बात समझ आ गई आपको। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल अहमद said to सलीम, अहमद ने सलीम को कहा, कॉमास इनवर्ट कॉमास बिगिन, क्लियर, कॉमा इनवर्ट कॉमास बिगिन, इसके बाद ये सेंटेंस आपका ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट जो है वो भी नाउन है, और जो ऑब्जेक्ट मैंने यूज किया हुआ है वो भी नाउन है। समझ आ गया आपको बात, ठीक है। यानी दोनों सेंटेंसेस जो है फॉर एग्जांपल दोनों क्या है, फॉर एग्जांपल यानी नाउन है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों नाउन भी हो सकते हैं। आपको बात समझ आ रही है। मैं इस बात पे यानी रिपोर्टिंग स्पीच पे इस वजह से जो है ना एम्फसाइज कर रहा हूँ कि यही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अगर आपको इसकी समझ आ जाती है ना, इट मींस कि आपको सब चीजों की समझ आ जाएगी। हम जब भी कोई डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे यानी हम सब जो है ना, हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को डील करेंगे, क्लियर। यानी रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, इट हैज द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। मतलब ही सेड टू मी, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। शी सेड टू मी, शी सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। दे सेड टू मी, दे सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट। अहमद सेड टू हिम, अहमद सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट। अहमद सेड टू सलीम, यहाँ पर देखिए अहमद भी नाउन है, सलीम भी नाउन है, लेकिन अहमद जो है ये क्या है, ये फॉर एग्जांपल ये अहमद जो है यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जबकि सलीम जो है वो कैसे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, यदि वो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल। क्लियर हो रही है आपको बात, समझ आ रही है, क्लियर। सो आई मीन ये देखें, यानी कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर आपके माइंड में बैठ जाते हैं, समझो कि आपके लिए सारा मसला क्लियर, क्लियर। अनदर दूसरा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। सेंटेंस का दूसरा हिस्सा क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। जैसे देखिए मैंने ऊपर जगह खाली छोड़ दी हुई है ना, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच आएगा। रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड इट हैज पर्सन्स। इसमें क्या होता है, पर्सन्स होते हैं, इसमें क्या होता है, पर्सन्स होते हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच जो है ये सेंटेंस का दूसरा हिस्सा कहलाता है। क्या कहलाता है, ये सेंटेंस का दूसरा हिस्सा कहलाता है, एंड इट हैज पर्सन्स, और इसमें क्या होते हैं, पर्सन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, मैं इसको नीचे ले जाता हूँ, ठीक है। मसलन देखिएगा, he said to me I am helping you। अब देखिए I am helping you ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये मैंने रेड कलर किया। इसमें I जो है, इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, ये I जो है ये भी पर्सन है, और जो you है ये भी पर्सन है। समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। यानी ये रेड कलर में जो है ये रिपोर्टेड स्पीच है, और इसमें I am helping you, I भी पर्सन है, you जो है ना you भी पर्सन है, क्लियर। अनदर वन अगर आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल देखिए, he said to me you are my friend, you are my friend, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब देखिए इसमें ये जो you है, you ये जो है ये भी पर्सन है, और my जो है my ये भी पर्सन है। बात क्लियर हो रही है आपको, समझ आ रही है, क्लियर। he said to me, another I mean थर्ड एग्जांपल को देखिएगा, he said to me my parents will talk to you and to them, my parents will talk to me, to you and to them, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब देखिएगा यहाँ पर जो my है ये भी पर्सन है, ये क्या है, ये पर्सन है, क्लियर हो आपको बात, ठीक है। you जो है ये भी पर्सन है, क्लियर, और them जो है ये भी पर्सन है। यानी जितने भी प्रोनाउंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो पर्सन, वो क्या कहलाते हैं, पर्सन्स कहलाते हैं। आपको थोड़ी बहुत समझ आ रही है बात, क्लियर हो रही है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रही है, क्लियर। बिकॉज रिमेंबर कि अगर आपको ये रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच ये दोनों समझ आ जाते हैं, इट मींस कि आपको बाकी जो है ना बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। यही बेन इंपॉर्टेंट चीज है यार, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने समझना है, क्लियर। एक दफा प्लीज आप 2-3 मिनट्स के लिए आप इसको रीड आउट कीजिएगा, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, हम किसी इसके नेक्स्ट टाइप की तरफ जाते हैं कि नेक्स्ट टाइप इसका क्या है।
समझ आ रही है? ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बिकॉज याद रखना कि यही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसके बाद ये सारे मैंने एग्जांपल लिखे हैं, ये आपको ऐसे आसानी से समझ आ जाएंगे कि आप कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में गलती नहीं करेंगे। क्लियर? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं, इसमें हम सिर्फ डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं, इनडायरेक्ट हम खुद बनाते होते हैं। ठीक है, यानी डायरेक्ट स्पीच। क्लियर? डायरेक्ट स्पीच में आई मीन क्या है, डायरेक्ट स्पीच हैज टू पार्ट्स। जो डायरेक्ट स्पीच है ना, इसके दो पार्ट्स होते हैं। वन इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग स्पीच, एक को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का पहला हिस्सा होता है। इट इज सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट भी होता है और इसका ऑब्जेक्ट भी होता है। इसका क्या होता है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट होता है यार। ठीक है सर, हाँ बिल्कुल यार, इसमें टेंसेस का तो बहुत रोल है, टेंसेस का बहुत ज्यादा दखल है। समझ आ गया आप बात? ठीक है, आप कल तक जो है ना टेंसेस को दोबारा रिवाइज कीजिएगा, जब हम वो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ये रिवाइज करने चाहिए। ठीक है, और इंशाल्लाह, लेकिन परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मसलन रिपोर्टिंग स्पीच में ये सेंटेंस का पहला हिस्सा होता है, और इसमें दो अहम चीजें हैं, जो मैं बार बार कहता हूँ कि दो अहम चीजें हैं। एक है सब्जेक्ट है और दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। एक क्या है, एक सब्जेक्ट है और दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। यार he said to me, अब देखिए मैंने दूसरा हिस्सा खाली छोड़ दिया हुआ है। ये he said to me ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इसमें he सब्जेक्ट है, me ऑब्जेक्ट है। she said to me, ये देखो दूसरा हिस्सा खाली छोड़ा हुआ मैंने। she सब्जेक्ट है, me ऑब्जेक्ट है। they said to him, they सब्जेक्ट है, him ऑब्जेक्ट है। अहमद said to him, अहमद सब्जेक्ट है और him ऑब्जेक्ट है। अहमद said to सलीम, अहमद ने सलीम को कहा। यहाँ पर अहमद सब्जेक्ट की जगह आया हुआ है और सलीम जो है ऑब्जेक्ट की जगह आया हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही? यस। इसके बाद है द सेकंड वन, इसका दूसरा हिस्सा जो होता है वो क्या कहलाता है, वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। दूसरा हिस्सा क्या कहलाएगा, दूसरा हिस्सा जो है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का दूसरा हिस्सा होता है। इट हैज पर्सन, जिसमें पर्सन होता है, जो मैंने अंडरलाइन कर दिया। देखिए मसलन फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं ही सेड टू मी आई एम हेल्पिंग यू, अब देखो ही सेड टू मी, ये तो रिपोर्टिंग स्पीच है, इसमें ही सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट। इसके बाद देखिएगा आई एम हेल्पिंग यू, मैं आपकी मदद कर रहा हूं, तो ये क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। ये क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। इसमें आई पर्सन है, यू पर्सन है। समझ आ गया आपकी बात? ठीक है, और ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, ये रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच है। ही सेड टू मी, ही सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, इसमें ये रिपोर्टेड स्पीच है। यू जो है ये भी पर्सन है, माई जो है ये भी पर्सन है। गेटिंग क्लियर? ही सेड टू मी माई पेरेंट्स विल टॉक टू यू, he said to me my parents will talk to you and them. clear? My parents will talk to you and to them, ये क्या है, ये I mean reported speech है। my person है, you person है and them person। आप यहाँ तक प्लीज इसको रिवाइज कीजिएगा, हमारे पास टाइम कम है, हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और जल्दी जल्दी में मैं कराना नहीं चाह रहा हूँ, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसी को रिवाइज कीजिएगा प्लीज। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम इसके बाद मुलाकात करेंगे। ठीक है, वी आर लेफ्ट जस्ट आई मीन 5 और 6 मिनट्स। ठीक है, आप इसको याद करते जाइएगा, आगे नहीं पढ़ेंगे, चूंकि ये
खत्म तो नहीं होगा, ठीक है। और फिर कल जब हम इसको रिवाइज करेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो लिहाजा हम यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। ठीक है, बेस्ट लक इंशाल्लाह। टुमारो हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। मैंने ये आपको भेज दिए हुए हैं, आप प्लीज इसको एक दफा घर में भी स्टडी कर लीजिएगा। अगर आपने इसको एक दफा घर में भी पढ़ लिया, ठीक है, जहाँ ठीक है, अगर आप इसको एडवांस में भी एक दफा स्टडी कर लेते हो तो इंशाल्लाह आपको कल समझने में कोई मसला नहीं होगा, बहुत आसान होगी तुम्हारी ये सारी चीजें, ठीक है। रीड आउट कीजिएगा प्लीज। एनी क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हो, ठीक है, फिर मैं स्क्रीन को ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। प्लीज कोई सा क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं पूछ लीजिएगा। यस प्लीज, फवाद, हमदान, ठीक है, कमरान शहजाद एंड अदर, जो आप सब सुन रहे हो, ठीक है, जिसने कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। फिर मैंने जो है ना, मोहम्मद उस्मान प्लीज, नो क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर हम कल जो है ना मुलाकात करेंगे।